हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप सिंह चौहान। आप सभी का हमारी एसपीसी एकेडमी में स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का बुक स्टडी कराएंगे और हम आज अध्याय 2 पे अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 में पहला चैप्टर संसाधन के रूप में लोग। आइए इस पर अध्ययन चर्चा करते हैं। अवलोकन। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्यवहार करने का प्रयास है। जब शिक्षा प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। जो मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। भारत, आइए इसको देखते हैं। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। योजना आयोग भारत सरकार की ये रिपोर्ट है। अब हम पर्चे पर इसके जाएंगे। पर्चे में क्या है? संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। किस पे बल देता है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन पर बल देता है। उत्पादन के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देख सकते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से जनसंख्या तक पहुँच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। मानव संसाधन ये कहती है कि मानव संसाधन क्या है? क्या वह भूमि अथवा श्रम के समान है? लड़का कहता है यह उससे अधिक है। फिर लड़की कहती है मानव पूंजी क्या है? लड़की कहती है मानव पूंजी क्या है? क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है? लड़का कहता है यह उससे अधिक है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है
अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षण लोगों की ही उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। लेकिन लेकिन यह लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उत्पादन के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। ये देखिए फिगर में, यही मानव पूंजी है। ये मानव पूंजी संसाधन के रूप में लोग, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये मानव पूंजी के रूप में है। निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादन संसाधन बनाने का प्रयास करते हैं। शकल की कहानी, आइए शकल की कहानी पर चर्चा करते हैं। दो मित्र विशाल और शकल, कौन रहता है? विशाल और शकल। दो मित्र विशाल और शकल एक ही गांव सोमपुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी और उसकी माँ शीला घर का काम काज देखती थी। शकल की आयु 12 वर्ष थी और उसकी माँ घर का काम काज देखती थी। उसके पिता भूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के काम काज में अपनी माँ की मदद करता था। वो अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। भूटा और शीला चाहते थे कि उसका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतम माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर का व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर में फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं में प्रसन्न होकर उसे प्रोन्नति दे दी। इस तरह से उन्होंने विकास किया। आइए चर्चा करते हैं 2.1। आइए चर्चा करते हैं। चित्र 2.1 को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि, चलिए छोड़िए उसको, नीचे आइए। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अशिक्षित स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं कर दी गई। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे मानव पूंजी क्या है? भूमि, भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते।
अनेक दशकों में भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता है। अनेक दशकों से परिसंपत्ति की अपेक्षा दायित्व को अधिक माना जाता है। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा। विलास एवं शकल की कहानी। आइए विलास और शकल की कहानी फिगर में देखिए। विलास और शकल की कहानी। विलास की कहानी। विलास 11 वर्ष का एक लड़का है। विलास जो है ये 11 वर्ष का एक लड़का है और वह शकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती थी और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 20 से 30 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सकता। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था। अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाले भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। शकल शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की ही तरह परिवार को पालने पोषने के लिए उसकी आयु बहुत कम थी। शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। उससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वो अपनी माँ की भांति ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता है। इसलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त होता है। क्या होता है? निवेश से उच्च प्रतिफल प्राप्त होता है। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है। व्यक्ति शेयरों तथा बांडों में भविष्य में उच्च प्रतिफल की आशा से निवेश करता है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होगा। वे उचित पोषण और स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधावंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजन कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं।
जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। ये विकसित धनी देश हैं। वे अपने अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि पूंजी जैसे अन्य साधनों का कुशल उपयोग किया। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश धनी विकसित हुआ। क्या आप इस चित्र के आधार पर क्रियाकलापों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं? पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा कि विलास मछलियाँ बेचता था और शकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रकों प्रमुख 3 क्षेत्रक हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुंगो पालन, उत्खनन शामिल हैं। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण शामिल हैं। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत उसके अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं कौन होते हैं? जो बाजार क्रियाएं में होता है, बाजार क्रियाओं में वेतन और लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवाएं सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं में अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। और गैर बाजार क्रियाओं में अभिप्राय स्वभोग के लिए उत्पादन है। प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्ति का स्वलेखा उत्पादन आता है। क्रियाकलाप देखें। अपने निवास क्षेत्र के निकट स्थित किसी गांव अथवा कॉलेजों में जाएं और उस गांव अथवा कॉलेजों के लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को लिखें। अगर यह संभव नहीं है तो अपने पड़ोसियों से पूछें कि उनका व्यवहार क्या है। उनके काम को आप 3 क्षेत्रकों में से किस क्षेत्र में रखेंगे? बताइए कि एक क्रियाकलाप आर्थिक क्रिया है या गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक है। विकास गांव के बाजार में मछली बेचता है। विलास अपने परिवार के लिए खाना पकाता है। शकल एक प्राइवेट फर्म में काम करता है। शकल अपने छोटे भाई और बहन की देखभाल करता है। आइए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के काम काज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। शकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। शकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए उसे
कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूढ़ा धन कमाता है जिसे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। जो महिलाएं की सेवाएं हैं उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। विलासिता की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह मछलियों को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। उनके 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 पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग से सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानून की सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तथा उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरी के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है जिसमें वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी सेवा की उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछें कि वह क्या बनना चाहती है। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण। जनसंख्या की गुणवत्ता में देखिए, जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। शिक्षा अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की शकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। उसने उसके लिए एक नए शिक्षित खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल शकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारणा और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारण विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी जनसंख्या में स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई है। शिक्षा पर योगदान परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3766.90 करोड़ रुपए हो गया। सकल घरेलू उत्पादन के ये देखिए, भारतीय जनसंख्या 2001 श्रृंखला वन भारत पत्र 2001 आर्थिक सर्वेक्षण 2012 का भारत पत्र 2001
आर्थिक सर्वेक्षण 2012। सकल घरेलू उत्पाद के सकल घरेलू उत्पाद यहाँ तक है। क्रियाकलाप। अपने विद्यालय या अपने पड़ोसी के शिक्षा विद्यालय में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों। क्रियाकलाप थोड़ा देख लेते हैं। अपने विद्यालय या अपने पड़ोसी के शिक्षा विद्यार्थियों में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की गणना करें। अपने स्कूल प्रशासन से कहें कि वे आपको लड़के और लड़कियों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध कराएं। अगर उसमें कोई अंतर है तो उसका अध्ययन करें और कक्षा में उसका कारण समझाएं। प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951। प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 के 0.64% से बढ़कर 2013-14 में 3.3% हो गया। 1951-52 में 0.64% से बढ़कर 2013-14 में 3.3% हो गया। शिक्षा पर व्यय जो था बजटीय अनुमान हो गया। इससे साक्षरता दर 1951 की 18% से बढ़कर 2011 में 1951 की 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गया। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों को द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है। मतलब पुरुषों की जो साक्षरता दर है 16% अधिक है। और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। और ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। जो गांव की जनसंख्या है, जो शहर की जनसंख्या है, तो गांव की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में 16% लोग अधिक शिक्षित हैं। वर्ष 2011 केरल के कुल जिलों में साक्षरता दर 94% है। वर्ष 2011 के कुल जिलों में साक्षरता 94% थी, जबकि बिहार में 62%। प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 5 लाख से भी अधिक गांवों में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल जैसे स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारणा और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। ग्रामीण योजना में योजना अवधि के अंतर तक उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 15% तक की वृद्धि 2011-12 एवं 21%। ग्रामीण योजना में योजना अवधि के अंत
तक उच्च शिक्षा में 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 15% तक की वृद्धि। 18 से 23 वर्ष की आयु में 18 से 30 वर्ष की आयु में नामांकन में 15% तक की वृद्धि। 2011-12 में 21% 12वीं योजना तक करने का प्रयास किया गया है। वृद्धि 2011-12 में 21% 12वीं योजना तक करने का प्रयास किया गया है। रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यावसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से 2011-12 एवं 2012-13 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती को सारणी 2.1 में देखें। वर्ष 2000 में वर्ष है, ये देखिए वर्ष है, महाविद्यालयों की संख्या है, विश्वविद्यालयों की संख्या है, विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं। 1950 से 51 के बीच महाविद्यालयों की संख्या 750 थी, विश्वविद्यालयों की संख्या 30 थी। महाविद्यालयों की संख्या 50 थी, 750, और विश्वविद्यालयों की संख्या 30 थी। विद्यार्थी 2,63,000 थे और शिक्षक 24,000 थे। और इस तक 1990 में से 91 के बीच महाविद्यालयों की संख्या 7,346 हो गई और विश्वविद्यालय की संख्या 177 और विद्यार्थियों की संख्या 49,25,000 करीब, और शिक्षक जो हैं कि हमारे पहुंच गए 2,72,000 करीब। इसे 2012 में जाकर ये देखते हैं, 2012-13 में तो महाविद्यालयों की संख्या 37,204 हो गया और विश्वविद्यालयों की संख्या जो है कि 723 और विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है कि 28,50,000 करीब, और शिक्षक की कोई काउंटिंग नहीं है, लगभग काफ़ी वो भी बढ़ गए हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य, फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना। फर्म का उद्देश्य होता है लाभ को अधिक करना। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अस्वस्थ लोग किसी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं। अस्वस्थ लोग किसी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य, हमारी राष्ट्रीय जो नीति है उसका लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विशिष्ट स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया। इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2011 में 66 वर्ष अधिक हो गई। शिशु मृत्यु दर 1951 में 147 से घटकर 2012 में 42 पर आ गई। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 22.1 और मृत्यु दर 7 पर आ गई।
जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश की आत्मविश्वास को प्रभावित प्रगति के साथ आंकड़े के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिक्षाओं को संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2010 आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 का रिपोर्ट है। देखिए तो सारणी को देखते हैं 2.2 संबंधित सारणी। संबंधित वर्षों की स्वास्थ्य आधारित संरचना। H उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। 1951 में 1981 में 2001 2010 2013 में 1951 724 थे 725 थे 57,363 थे 1,63,181 थे 1,75,277 थे 2010 में 2013 में 1,81,319 थे। औषधालय तथा अस्पताल उसी प्रकार 9,209 थे 1951 में 1981 में 30,555 थे 2001 में 43,322 थे और 2010 में 28,472 और 2013 में 19,817 केवल अस्पताल बचे हैं। उसी तरह बिस्तर का है डॉक्टर एलोपैथी कितने थे, नर्सिंग कर्मी, इसका रिपोर्ट है देख लीजिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2010 डॉक्टर आयुष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2013 का है। क्या आपको लगता है कि डॉक्टरों और नर्सों की संख्या में वृद्धि प्राप्त है? यदि नहीं तो क्यों? छोड़िए वो देखेंगे, आप लोग देखते रहिए। क्रियाकलाप। आप निकट के किसी सरकारी या निजी अस्पताल में जाएं और निम्नलिखित विवरण नोट करें। जिस अस्पताल में आप गए उसमें कितने बिस्तर हैं, अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं, अस्पताल में कितनी नर्सें कार्य करते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएं एकत्रित करने का प्रयास करें। आपके इलाके में कितने अस्पताल हैं, आपके इलाके में कितने औषधालय हैं। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिसमें ये मौलिक सुविधाएं थी नहीं। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं हैं। भारत में कुछ 381 मेडिकल कॉलेज और 381 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। बेरोजगारी आइए बेरोजगारी पर अध्ययन करते हैं। शकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। शकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? बेरोजगार उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहन छोटे हैं, उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती और न ही जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है। शकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच है, शकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल की मां शीला परिवार के लिए काम करती है। वो अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है। उसे भी बेरोजगारी नहीं कहा जा सकता। शकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार
नहीं कहा जा सकता। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और है। और नगरीय क्षेत्रों में, जो नगरीय क्षेत्र हैं उसमें शिक्षित बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में जान लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी है। शिक्षा रहते हुए भी बेरोजगार हैं लोग। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। वर्ष के कुछ महीने रोजगार पाते हैं, कुछ महीने में नहीं पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या में जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे हैं। 5 लोगों की अपेक्षा कितने लोग लगे हैं? 8 लोग। प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे कहेंगे जहाँ भूमि तो है, लेकिन जहाँ 5 लोग की आवश्यकता है वहाँ 8 लोग काम कर रहे हैं। 8 लोग लगे हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये 3 लोग क्या अतिरिक्त हैं? ये तीनों लोग इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप में बेरोजगार होते हैं। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकों युवाओं में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक ओर तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति होते हैं, बेरोजगारी के कारण दायित्व में बदल जाते हैं। युवाओं में निराशा और हताशा की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने की इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। जब बेरोजगारी होगी तो मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक होगा। इन संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी
ढंग से नियोजित किया जा सकता था। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। सांख्यिकीय रूप में भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी जनसंख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते हैं प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठे, उनके वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। क्या आपको स्मरण है कि जब आपने अपने जूते या चप्पल ठीक कराए थे तो कितना भुगतान किया था? इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाई में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार को गरीबी कम नहीं होती और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर आप्रवास करते हैं। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाले अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई। कुछ कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीय या तृतीय क्षेत्र में चला गया। द्वितीय क्षेत्रक में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि शरीकी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं। आइए जानने के लिए एक कहानी पढ़ें। कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। एक गांव की कहानी। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उससे उसके सदस्य खा पी सके। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गांव वापस लौट आया। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया, जिसमें गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपने अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ, जिससे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए भी बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सीने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ। किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय अब बचने लगा।
किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे, इसलिए उपज बढ़ गई। यह समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थी। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वह गांव जहां प्रारंभ में किसी न काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षा, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। यह एक साधारण गांव की कहानी थी जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्तर के रूप में विकसित बनाया।